गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं रैंकाइन साइकिल पे और आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस बहुत स्लाइट वेरिएशन से चेंज हो सकते हैं और उस वेरिएशन में आप फॉर्मूला जानते हुए भी आप उस वेरिएशंस को नहीं अगर पकड़ते हैं तो कैसे वो क्वेश्चन मिस हो जाता है। मीन्स अगर आपके सामने 2 नंबर के क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला पता है उसके बाद भी आप ना लगा पाए तो इससे बड़ी मिस्टेक हमारे साथ क्या हो सकती है। हमने फॉर्मूले को लिखा, उस फॉर्मूले में क्या यूनिट को चेंज करके या किसी और वैल्यू को चेंज करके कुछ वैल्यूज में इंटर कन्वर्जन करके हम उस वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर ले ताकि हमारा जो हमें रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले के साथ वो कंप्लीट हो सके। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं उसे लिखता हूं, जरा देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक 2 लाइन का ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा है। स्टीम टरबाइन के बारे में तो आप सुने ही अभी, रैंकाइन साइकिल में स्टीम टरबाइन का जिक्र हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप लगा पा रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो मे भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह आपको मिल जाता है तो क्या आप उसे लगा सकते हैं? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्टीम टरबाइन ऑपरेटिंग विथ लेस मॉइस्चर। क्वेश्चन हमारा रैंकाइन साइकिल पे है। हमने एक रैंकाइन साइकिल बनाया, टीएस डायग्राम, क्योंकि हम शुरू से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक, टीएस डायग्राम में हम एक आइडियल रैंकाइन साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी अभी पता तो है नहीं हमें, तो हम एक आइडियल रैंकाइन साइकिल जिसे मान रहे हैं हम उस आइडियल को ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। A steam turbine operating with less moisture content, moisture कम है, it means dryness fraction ज्यादा है, तो वैल्यू इधर x4 डैश मान लें, इसको x4 मान लेते हैं और एक वैल्यू यहां मान लेते हैं जो कुछ ये है x4 डबल डैश। ठीक, या सैचुरेशन पॉइंट पे मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, इजी है, आपके समझ में आ जाएगा। हमने एक रैंकाइन साइकिल ड्रॉ कर रखी है, आइडियल रैंकाइन साइकिल है, ठीक है। x4 डैश और x4 डबल डैश, इन दोनों में से ड्राइनेस फ्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? क्योंकि एट पॉइंट 1 वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0 एंड एट 4 डबल डैश इट मींस द वैल्यू एट द सैचुरेटेड वेपर लाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू इज 1. इट मींस द ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 to 1, मिनिमम टू 0 एंड मैक्सिमम टू 1। तो क्या हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि x4 डैश और x4 डैश में किसकी x की वैल्यू ज्यादा है? क्या हम ये देख पा रहे हैं? डायग्राम से देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है। दिस ड्राइनेस फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 एंड लिमिटेड टू 1। कोई भी पॉइंट हो एट द सैचुरेशन लाइन वो मैक्सिमम 1 देगा, तो यानी कि 1 सैचुरेशन लाइन से पहले जो भी है वो कम है, तो 4 डैश की वैल्यू कम है x4 डबल डैश से।
इसका मतलब क्या हुआ, x4 डैश जो राइट साइड में शिफ्ट किया है उसकी वैल्यू ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा है, और ड्राइनेस का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब मॉइस्चर कंटेंट कम है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टीम टरबाइन ऑपरेटिंग विद लेस मॉइस्चर कंटेंट। लेस मॉइस्चर मींस ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए, x4 डबल डैश लेस मॉइस्चर कंटेंट। तो अब आप मुझे ये बताइए किस पे एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, इस वाले पे या इस वाले पे? एफिशिएंसी हमें ज्यादा किस पे मिलेगी, जो हमारा जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा होगा, x की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, याद करिए 0 to 1, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम। इट मींस जब हम 0 to 1 की तरफ मूव करेंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी एंथैल्पी में, तो जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा वैल्यू का। इट मींस की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, तो मोर वैल्यू हो गई, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। एंड लेस और मोर प्रोन टू ब्लेड डैमेज, ब्लेड डैमेज होने के लिए ज्यादा चांसेस है या कम चांसेस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको ये ध्यान होगा कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कम है इट मींस मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर पार्टिकल के साथ इंक्लूडेड है। तो जब हमारा स्टीम सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में एंटर करेगा, देन एक्सपेंशन के वक्त जब वो कंडेंस होने लगेगा तो स्टीम टरबाइन में ही कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे। जब वो टरबाइन के ब्लेड पे इंपिंज करेंगे, एक फोर्स इंपैक्ट करेंगे, ड्यू टू दिस हमारा ब्लेड इरोजन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वाटर पार्टिकल ही ना हो तो हमारा ब्लेड डैमेज नहीं होगा। तो वाटर पार्टिकल कब नहीं होगा, जब जो स्टीम होगी वो पूरी तरह से ड्राई होगी, इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा तभी। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब कि ब्लेड डैमेज कम होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई लेस प्रोन टू ब्लेड डैमेज। तो हमको छोटा सा एक डेफिनेशन एक लाइन के, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इन सबका जवाब आपके टीएस डायग्राम में है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले टीएस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, देन आगे सोचेंगे कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस कर रहे हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ से आया, ये गेट 1992 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। इसे आज भी पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ पावर प्लांट, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आपसे कैसे पूछ लेते हैं। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, आई होप आप लोग को पता होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 4 डिग्री टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होगी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। इज pumped from 80 kilopascal to 3 megapascal, ठीक है। द पंप हैज, इधर लिखते हैं, द पंप हैज isentropic efficiency
ऑफ 0.85। पंप की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देने का मतलब याद करिए, मैंने बताया था पंप या टरबाइन किसी की भी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी रहेगी तो उसका मतलब ये है कि वो प्लांट एक्चुअल वर्किंग दे रहा है। इट मींस कुछ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज आपने पढ़ा है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हमारे कुछ लॉसेस होते हैं और उस लॉसेस की वजह से हमारा जो एक्चुअल एफिशिएंसी होती है पंप की या टरबाइन की वो रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन में पंप के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने क्या और क्वेश्चन में बोला है, assume that the temperature of the water remains constant। why? ऐसा क्यों बोला है? बिकॉज अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर वैरी करेंगे तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी वैरी कर जाएगी, क्योंकि डेंसिटी जो है वाटर की वो 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। इसलिए क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर सेम रहेगा। इट मींस डेंसिटी वैरी नहीं करने वाली है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन कह लेते हैं समझने के लिए। In a power plant, water density 1000 kg per meter cube is pumped from 80 kilopascal to 3 megapascal। It means कि वैल्यू वैरी कर रही है, लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। पंप है ना, पंप लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर वाटर को पंप करता है। तो हम टीएस डायग्राम सीखे हैं, हमने टीएस डायग्राम बना लिया। हमने तो एक ही टीएस डायग्राम ही बस सीखा है, तो मैंने टीएस डायग्राम बना लिया। किसका? रैंकाइन साइकिल की बात कर रहा है, हमने रैंकाइन साइकिल बना लिया, क्योंकि पंप की बात तो रैंकाइन साइकिल में ही होनी है। ठीक, एक आइडियल रैंकाइन साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। फ्रॉम 80 किलो पास्कल टू 3 मेगा पास्कल। इट मींस जो लोअर प्रेशर है वो 80 किलो पास्कल पे है और ये 3 मेगा पास्कल पे है। तो ध्यान रखना है ये 3000 किलो पास्कल कहलाएगा और ये 80 किलो पास्कल। इट मींस कि हमारे पास यूनिट सेम होना चाहिए, तो हमको यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, द पंप हैज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ 0.85। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन थी जहां पे S1 = S2 मिल रहा था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि एंट्रोपी कुछ इंक्रीज की है और उसकी वजह से हमें कुछ ज्यादा पंप वर्क मिलने वाला है। पंप वर्क ज्यादा मिलने वाला है, तो हम क्या करें एक्चुअल एफिशिएंसी के साथ? पंप वर्क निकालते कैसे थे? H2 - H1। तो ये वैल्यू याद रखेंगे। अब मैं इसे रब करके फॉर्मूले के टर्म में दिखाता हूं आपको। आपने क्या पढ़ा है? क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दिया है, क्वेश्चन में कोई स्टीम टेबल नहीं है, ना जरूरत है। सॉरी, टीएस डायग्राम तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। पंप की बात कर रहे हैं तो WP H2 - H1 ये एंथैल्पी के टर्म में पढ़ा है। बट क्या एंथैल्पी निकालने के लिए मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है? 80 किलो पास्कल 3 मेगा पास्कल। हम स्टीम टेबल का यूज कर सकते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है कि सबसे सारी एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं हो रही है। ऑप्शंस देखते हैं और क्या क्या है। अगर हमें एंथैल्पी नोन हो जाए वो भी हम पंप वर्क निकाल सकते हैं और वो सेम होगी किसके? VF DP के। क्यों? प्रेशर डिफरेंस की सेम होगी।
और वीएफ क्या होगा, वो एंट्रेंस पॉइंट पंप का जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में पंप कर रहा है। तो वीएफ इंटू डीपी को हम मल्टीप्लाई करते थे जो पंप वर्क के बराबर था। कहां से पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ओपन सिस्टम और स्टडी फ्लो एनर्जी सिस्टम को पढ़ा हुआ है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को, वहां से ये दोनों फॉर्मूले मिले हमें। हमें क्या करना है, डब्ल्यूपी निकालना है। तो ये तो आइसेंट्रोपिक का फॉर्मूला है ना, एक्चुअल तो है नहीं, तो पहले ये निकाल लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। वीएफ दिया है क्या आपके पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी, और इसकी यूनिट किलो पास्कल या मेगा पास्कल। मीटर क्यूब पर केजी होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, और ध्यान से देखें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका मतलब कि अगर हमें इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर दे तो हम कुछ पा सकते हैं, वो जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान दीजिए, मीटर क्यूब पर केजी को अगर रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमें मिलता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और जब स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम रेसिप्रोकेट वैल्यू ऑफ डेंसिटी यूज करेंगे। फॉर्मूले में लिखते हैं कैसे, देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब आपको फॉर्मूला पता है बट अगर ये नहीं पता है कि यूनिट क्या थी तो आप चाह करके भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। पी हायर माइनस पी लोअर हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने यही पढ़ रखा है। वैल्यूज लिखेंगे तो कितनी आएगी, 1000, पी हायर 3000 माइनस 80 किलो पास्कल। इसकी वैल्यू आएगी 2.92। 2.92 ये तो आइसेंट्रोपिक वर्क है, आइडियल कंडीशन में है। बोला है कि पंप आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी गिवन है कितनी, 0.85। इट मींस कि वैल्यू ऑफ पंप वर्क इज मोर देन this isentropic work due to internal irreversibility, then divide with 0.85 efficiency। अगर हम efficiency डिवाइड करते हैं then हमारे पास क्या मिलेगा, W actual is equals to 2.92 upon 0.85। वैल्यू आएगी आपकी, जो भी वैल्यू है वो आंसर होगा आपके लिए एक्चुअल वर्क का। इसे कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें। तो क्वेश्चन में मेरे से बस यही पूछा है, स्पेसिफिक वर्क सप्लाइड टू द पंप इज, तो पंप को एक्चुअल सप्लाई होगा, आइसेंट्रोपिक नहीं। क्यों, जब भी क्वेश्चन में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी देगा देन हमें एक्चुअल ध्यान रखना है, ना कि आइसेंट्रोपिक। तो ये हमारे लिए क्लू रहेगा किसी भी न्यूमेरिकल में कि अगर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी है किसी पंप या टरबाइन की देन हमको एक्चुअल निकालना है, ना कि आइसेंट्रोपिक। तो ये हमारे लिए क्लू का काम करेगा। इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, ये मेरे लिए क्लू है कि हमसे एक्चुअल वर्क पूछ रहा है या आइसेंट्रोपिक वर्क पूछ रहा है। ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। During examination you face lot of confusion in your mind. You have to focus on basic TS diagram, then convert it into a mathematical formula, read the statement, problem statement repeatedly, and then put the given values
एक रीहीट पे क्वेश्चन करते हैं पहले। रीहीट साइकिल पे क्वेश्चन है हमारे पास। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, नहीं भी लिखने से चलेगा, बट पॉसिबल है कि सबके पास अभी ये क्वेश्चन हो ना, तो अभी लिख देते हैं क्वेश्चंस को और वो आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। देन हम उसको क्वेश्चन को रफ करेंगे ताकि हम उसको और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख सकें। तो पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। एन आइडियल रीहीट साइकिल, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये आइडियल रीहीट साइकिल है। इट मींस आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, तुरंत टीएस डायग्राम रीहीट साइकिल का ड्रॉ कर लेना है। वो वैल्यूज क्या होंगी वो बात की बात है, पहले ड्रॉ कर लेना है। क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है ना एन आइडियल रीहीट रैंकाइन साइकिल, तो आप ड्रॉ कर लीजिए क्या होती है रैंकाइन साइकिल। अगर ड्रॉ करना हो तो, अगर आपको इसी पे ड्रॉ करना हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत टीएस डायग्राम, सबसे पहला काम टी और एस। यही पढ़ा है आपने, क्यों कुछ चीजें नहीं पता है? वो क्या नहीं पता है? क्या ये लाइन सैचुरेशन पॉइंट पे है या इनसाइड है, नहीं पता है। क्या ये 5.3 के बराबर है या नहीं है, कैसे पता? तो क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा आइडियल रीहीट साइकिल, इट मींस कि हमारा ये वैल्यू बराबर हो सकता है आइडियल केस में। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली वो बराबर है कि नहीं है। तो मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया और मुझे नहीं पता है कि ये ऊपर जा रहा है कि ये नीचे है। 3 से ऊपर हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 3 के बराबर है या 3 से नीचे है, नहीं पता। ये एंथैल्पी की वैल्यू इनसाइड है कि सैचुरेशन पॉइंट पे, नहीं पता। तो अभी मैंने एक रफ डायग्राम टीएस का क्वेश्चन के पहले लाइन से ही ड्रॉ कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना आइडियल रीहीट रैंकाइन साइकिल operates between the pressure limit between the pressure limits of 10 kilopascal 10 kilopascal। क्या 10 kilopascal का भी बॉयलर प्रेशर होगा? नहीं, क्योंकि बॉयलर आपका हाई प्रेशर पे काम करने वाला है। इट मींस वहां समथिंग मेगा पास्कल वैल्यू होगी एंड 8 मेगा पास्कल। तो पहले उसने लोअर प्रेशर दिया है देन हायर प्रेशर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में पहले हायर प्रेशर दे रहा था देन लोअर प्रेशर दे रहा था। तो वैल्यूज से आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी यूनिट से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो भी, तो उसने बोला है बिटवीन द प्रेशर लिमिट 10 किलो पास्कल एंड 8 मेगा पास्कल विथ रीहीट being done, BEING, being done at 4 megapascal. The temperature of the steam, the temperature of the steam at the inlet, at the inlet of both turbine is 500 degree Celsius and तो यहाँ रुकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें। टीएस डायग्राम चूंकि बना ही लिया है, तो आइडियल रीहीट साइकिल ऑपरेट बिटवीन द प्रेशर लिमिट 10 किलो पास्कल एंड 8 मेगा पास्कल। इट मींस उसने रेंज दे दी है कि वो 10 किलो पास्कल एंड 8 मेगा पास्कल के इन बिटवीन वर्क कर रहा है। आगे फिर उसने और क्या दिया है, विथ रीहीट बीइंग डन।
क्योंकि रीहीट साइकिल इट मींस रीहीटिंग तो होनी होगी कहीं पे, तो उसने बोला विद द रीहीट बीइंग डन एट 4 मेगापास्कल। तो क्या 4 मेगापास्कल इससे ऊपर आएगा या इससे नीचे आएगा? चूंकि ये 10 किलो पास्कल है, ये 8 मेगापास्कल है, तो 4 मेगापास्कल इन बिटवीन कहीं आना होगा। और चूंकि रीहीट हमने यहां पर कर रखा है, तो ये भी तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन थी। ये जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ये आपकी 4 मेगा पास्कल पे क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम एट द इनलेट ऑफ बोथ द टर्बाइन। हमारे पास टर्बाइन कहां कहां लगा है? 3 to 4, 5 to 6, दोनों के लिए, दोनों टर्बाइन के लिए इनलेट ऑफ द बोथ टर्बाइन इज 500 डिग्री सेल्सियस। इट मींस कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 और 5 सेम टेम्परेचर पे है, 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो डायग्राम में लाइन नहीं बनेगी, मैंने बताने के लिए आपको ड्रॉ कर दिया। दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि मेरा डायग्राम आधा सही हो चुका है। अभी ये पता करना है कि यहाँ पे एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है या पहले से पता है। अगर पहले से पता है तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें एक्स की कोई रोल नहीं दिखेगा। आगे देखते हैं। एंड द एंथैल्पी ऑफ स्टीम इज 3185 किलोजूल पर केजी at the exit of the high pressure turbine। हाई प्रेशर टर्बाइन, हाई प्रेशर टर्बाइन कौन सा होगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला टर्बाइन हाई प्रेशर है या ये वाला टर्बाइन हाई प्रेशर है? तो ध्यान दीजिए, जो टर्बाइन जिस प्रेशर पे काम कर रहा होगा उसका वैसा नाम होगा। अगर कोई टर्बाइन लो प्रेशर के साथ काम कर रहा होगा तो वो लो प्रेशर टर्बाइन होगा। दूसरा कोई टर्बाइन अगर हाई प्रेशर पे काम कर रहा होगा तो वो हाई प्रेशर टर्बाइन होगा। हाई प्रेशर यहां पर, लो प्रेशर यहां पर। फर्स्ट टर्बाइन आपका हाई प्रेशर के साथ काम कर रहा है, इट मींस हाई प्रेशर टर्बाइन 3 to 4 है। लो प्रेशर टर्बाइन 5 to 6 है, क्योंकि लोअर प्रेशर के साथ काम कर रहा है। इट मींस कि हमारे पास जो क्वेश्चन में एंथैल्पी दी हुई है 3185 एट द एग्जिट ऑफ हाई प्रेशर टर्बाइन। तो आपको ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाई प्रेशर कौन सा है। तो उसने H4 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 3185 किलोजूल पर केजी। ठीक है, H4 की वैल्यू दी है। नेक्स्ट आगे क्या दिया? एंड डबल 247 किलोजूल पर केजी एट द एग्जिट ऑफ लो प्रेशर टर्बाइन। तो आपको तो आइडेंटिफाई हो चुका ना कि हाई प्रेशर कौन सा है, लो प्रेशर कौन सा है। तो लो प्रेशर का टर्बाइन का एग्जिट कौन सा है? 6 पॉइंट। इट मींस कि हमारे पास H6 की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 2247 किलोजूल पर केजी। ठीक है, ये क्वेश्चन में अभी डेटा दिए हुए जो हमने टीएस डायग्राम में ड्रॉ कर लिए है, तो हम इस ऊपर के क्वेश्चंस को रब कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो हमने हाई प्रेशर लो प्रेशर टरबाइन पे एंथैल्पी की वैल्यू लिख ली। आगे क्या दिया है? द एंथैल्पी, क्वेश्चन कंटिन्यू है आपका। द एंथैल्पी ऑफ वाटर, द एंथैल्पी ऑफ वाटर। वाटर कहां पे मिलेगा आपको? क्या इधर वाटर मिलने वाला है? नहीं। क्या इसमें वाटर मिलने वाला है? नहीं। इसमें वाटर मिलेगा? हाँ, इसमें पार्शियल मिलेगा, कन्वर्जन हो रहा होगा। इसमें क्या मिलेगा? यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर ही मिलना है, क्योंकि सैचुरेशन लिक्विड की लाइन यही है। इट मींस इसके इधर सिर्फ लिक्विड है, इट मींस हमें सिर्फ पंप की बात करने जा रहा है वो, इसलिए बोला था एंथैल्पी ऑफ वाटर
at the exit from the pump is 191 किलोजूल पर केजी। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों को पिछले सारे क्वेश्चन में ये निकालने के लिए ही एक फॉर्मूला लगाना पड़ता था पंप वर्क का। इस क्वेश्चन में उसने ये पॉइंट दे रखा है, हमारे पास ये प्रेशर नोन है, इट मींस हम इस प्रेशर पे एंथैल्पी और एंट्रोपी पता कर सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे, इट मींस हम पंप वर्क निकाल सकते हैं। टू गिवन है, वन स्टीम टेबल से डेटा मिलेगा तो हम पंप वर्क को निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो टू निकालने के लिए अलग से कोई और वैल्यूज को नहीं चाहिए। यूज द रिलेवेंट डेटा एज गिवन अगर ये गिवन है तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको स्टीम टेबल यूज करना पड़ेगा। तो चूंकि अभी ऑनलाइन में हम लोग हैं तो हम लोग वैल्यूज को लिख लेते हैं और उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अभी। टेम्परेचर कौन सा, सुपर हीट, टी सुपर हीट इन डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दिया है। प्रेशर इन बार या इन किलो पास्कल, सॉरी इन मेगा पास्कल, ये क्वेश्चन में आपके टेबल में दिया हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी, एंथैल्पी किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी, एंट्रोपी किलोजूल पर केजी केल्विन। वैल्यूज आपको दे दी है तो कहां की वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। जैसे ही हमें एंथैल्पी सारे पॉइंट की पता चलेगी फिर मेरे से जो पूछना है पूछने दो, वो सारी वैल्यूज हम निकालने को एलिजिबल है। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ये तो गिवन था, उसने बोला है डिसरिगार्डिंग द पंप वर्क, उसने ये वैल्यू तो दी है पर बोला है कि पंप वर्क नहीं कंसीडर करना है। इट मींस मेरे को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला है डिसरिगार्डिंग द पंप वर्क, उसने दे तो दिया है, ये आपको पता चल सकता है, लेकिन चूंकि उसने जो वैल्यूज दे रखी हैं वो लोअर प्रेशर पे कोई डेटा नहीं दिया है स्टीम टेबल का, और अगर आपको स्टीम टेबल अलाउ नहीं होती तो आप ये वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। इसीलिए उसने बोला कि पंप वर्क नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टीम टेबल नहीं है आपके अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमने पंप वर्क अब नेग्लेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है क्या, डिसरिगार्डिंग द पंप वर्क, पंप वर्क को नेग्लेक्ट करना है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, फाइंड साइकिल एफिशिएंसी। तो साइकिल एफिशिएंसी क्या होती है, यूनिट मिटा दे रहे हैं, ये तो हो गया, इसको रब कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। H2 दिया था, लिख लेते हैं। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होती है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कहां होता है, बॉयलर में,
2 to 3, इसीलिए 2 दिया था ताकि आप हीट सप्लाई निकाल सकें। H3 माइनस H2, 4 to 5, तो आपको 5 की जरूरत है और 4 की जरूरत है एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी ऑफ 4 तो गिवन है, एंथैल्पी ऑफ 5 कहां से मिलेगा? देखिए 500 डिग्री टेम्परेचर पे भी दिया हुआ है, तो अभी हमें वहां मिलने वाला है। इट मींस कि हमें हीट सप्लाई मिल जाएगा। W नेट क्या होता है? टरबाइन माइनस पंप वर्क अपॉन हीट सप्लाई। पंप वर्क को क्वेश्चन में कहा है नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो बचा क्या अपने पास? टरबाइन वर्क अपॉन हीट सप्लाई। अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल मिल जाएगी। अब ये टेबल जिसने दिया है वो देखते हैं। तो टेबल हमारे पास 500 डिग्री टेम्परेचर पे 4 और 8 मेगापास्कल पे दिया है, तो 500 का यूज सिर्फ यहीं पे हो रहा था और तो कहीं हो नहीं रहा था। इट मींस कि उसने सिर्फ इन दोनों के लिए दे रखा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है मेरे को। देखते हैं क्या? 500 एट 4 मेगापास्कल, 500 एट 4 मेगापास्कल, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन को हम पकड़ते हैं। तो उसमें एंथैल्पी चाहिए हमें H5 पे, तो एंथैल्पी की लाइन ये रही, यानी हमारे पास H5 मिला 3446 किलोजूल पर केजी। नेक्स्ट एट 500 एट 8 मेगापास्कल एंथैल्पी की वैल्यू 3399, ये कहां पर है? 8 मेगापास्कल एट 500। इट मींस कि H3 की वैल्यू मिली 3399 किलोजूल पर केजी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, इसे इसकी जरूरत और नहीं है, तो अब हम लोग इसे रब करते हैं टेबल को। बाकी सारे डेटे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थे। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, चाहे कोई न्यूमेरिकल आए। अगर आपने एंथैल्पी फाइंड की तो आप सब कुछ निकालने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए क्या आ रहा है, टरबाइन का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या क्या होगा? H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 अपॉन हीट सप्लाई कहां कहां हो रहा है? 2 से 3 और 4 से 5, H3 माइनस H2 हायर माइनस लोअर प्लस H5 माइनस H4। अब इसमें से कौन सी ऐसी एंथैल्पी है जो हमें नहीं पता है? सारी एंथैल्पी नोन है। H3 की वैल्यू 3399 माइनस H4 की वैल्यू 3185, H5 की वैल्यू 3446, H6 की वैल्यू 2247, H3 की वैल्यू 3399, H2 की वैल्यू 191, H5 की वैल्यू 3446, H4 की वैल्यू 3185। इसे कैलकुलेट करिए, आपकी एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल आ गई 40.732। ये वैल्यू आपकी आएगी 40.732%। में आपसे आंसर पूछा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने वैल्यूज कैसे लिए। एंथैल्पी आपको पता चल गई है, और एंथैल्पी फाइंड आउट होने के बाद हमने किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी को निकालने में पॉसिबल है। ठीक है, छोटा सा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक छोटा सा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीडिंग करूंगा, लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन रीड करते हैं या लिख देते हैं? लिख ही देते हैं। Consider Rankine cycle with superheat. ओके, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपको ये बताइए, क्वेश्चन में पहले लाइन में लिखा है कि कंसीडर रैंकाइन साइकिल विद सुपरहीट। इट मींस आपको टीएस डायग्राम याद होना चाहिए कि सुपरहीट में कैसे बनता है।
यानी एक माइंड में एक पिक्चर पहले ही जनरेट हो जानी चाहिए क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला एक रीहीट, एक सुपर हीट रैंकाइन साइकिल ड्रॉ करें, ठीक है। तो हमने एक सुपर हीट बनाया, 1 2 3 4। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है, इफ द मैक्सिमम प्रेशर, if the maximum pressure in the cycle is increased without changing maximum temperature and minimum pressure। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, कंसीडर रैंकाइन साइकिल विद सुपर हीट। सुपर हीट का रीजन ये है, तो हमने सुपर हीट रैंकाइन साइकिल ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। देन द क्वेश्चन सेज इफ द मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल, ये मैक्सिमम प्रेशर होगा, ये मिनिमम प्रेशर होगा, मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा है। इफ द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द साइकिल in the cycle is increases without changing the maximum temperature, means इसको increase करना है मैक्सिमम टेम्परेचर को विदाउट चेंज किए हुए। तो ये पूरी लाइन आपकी है, हमने क्या किया, टेम्परेचर को ये रखा, प्रेशर बढ़ा दिया, तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा वेरिएशन, और ये लाइन कुछ इस तरह से नीचे आएगी। टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है मैक्सिमम, और प्रेशर मैक्सिमम जो है उसे इंक्रीज करना है। क्वेश्चन में यही कहा, इफ द मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल इज इंक्रीज विदाउट चेंजिंग मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर ये है, इसे भी चेंज नहीं करना है। देन द ड्राइनेस फ्रैक्शन of the steam after isentropic expansion is what? क्या बढ़ेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन या घटेगा? तो क्वेश्चन में पढ़िए, बोला कंसीडर रैंकाइन साइकिल विद सुपर हीट if the maximum pressure in the cycle increases without changing the maximum temperature and minimum pressure, the value of isentropic efficiency of the expansion, it means expansion में यहाँ की बात कर रहा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा है या घटा है? ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ा है या घटा है? ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 to 1 होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो देखिए 1 से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है, 0 की तरफ आया, तो इट मींस कि ड्राइनेस फ्रैक्शन घटा है। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे कि आफ्टर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द गिवन कंडीशन, अबव गिवन कंडीशन, द आफ्टर द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज रिड्यूसेस। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा, टीएस डायग्राम तुरंत ड्रॉ किया पहले लाइन से, और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सही आंसर को टिक किया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे फिर और कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ताकि उसमें और कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो हम इसे इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।